हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो प्राचीन भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का एक अद्भुत उदाहरण है। ये विषय प्राचीन भारत के आज के 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य में खड़े किए गए एक लौह स्तंभ के बारे में है। आज मैं आपसे इस मेहरौली स्थित दिल्ली में मेहरौली एक जगह है, वहां पर लगे हुए इस आयरन पिलर लौह स्तंभ पर बात करूंगा। और ये लौह स्तंभ प्राचीन भारत की विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है। ये आयरन पिलर आज तक ऐसे ही खुले में धूप, ठंड, बारिश सब कुछ झेलता हुआ खड़ा हुआ है और आज तक इसमें एक जंग भी नहीं लगी है। निश्चित एक अद्भुत प्रमाण है हमारे प्राचीन भारत के गौरव का, साइंस टेक्नोलॉजी का। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इसी आयरन पिलर पर, मेहरौली के आयरन पिलर पर बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन निश्चित है कि इस वीडियो से आपको अपने प्राचीन भारत के गौरव की जानकारी मिलेगी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा गुप्त साम्राज्य के बारे में, वहां की कला के बारे में, वहां के साइंस के बारे में, उस समय के विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और निश्चित है कि इस वीडियो से बहुत ही लाभान्वित होंगे। एक वैल्यूएबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस गुप्तकालीन आयरन पिलर पर, मेहरौली के आयरन पिलर पर। वैसे तो बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये अलग अलग समय का हो सकता है, अलग जगह पर हो सकता है, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में इस पिलर के बारे में उन्हीं तथ्यों पर बात करूंगा जो तथ्य प्रामाणिक हैं और जिनके बारे में लगभग सभी इतिहासकारों की मान्यता है। यानी बहुमान्य प्रमाण पर ही मैं आपसे बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते बात करते हैं मेहरौली के आयरन पिलर पर। फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप देखें, शुरू में मैंने एक हेडिंग दे रखी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तथ्य और इसके जो प्रमाण हैं उनको लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। दिस फेमस आयरन पिलर इज लोकेटेड इन मेहरौली विलेज नियर दिल्ली एंड इज नॉट वेरी फार फ्रॉम कुतुब मीनार। ये आयरन पिलर, ये लौह स्तंभ मेहरौली गांव में स्थित है, जो कि दिल्ली के नजदीक है और ये दिल्ली के कुतुब मीनार से अधिक दूरी पर नहीं है। यानी यहां से कुतुब मीनार दिखता है। टुडे scholars and scientists have both agreed that it has existed for more than 1500 years and was constructed during the Gupta period 320 to 495 AD। बहुत से इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि आज के लगभग 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य के समय में यह पिलर खड़ा किया गया होगा। इन द लोकल लैंग्वेज इट इज नोन एज लोहे की लाट और आयरन पिलर। स्थानीय भाषा में इसको लोहे की लाट के नाम से बोलते हैं और या लौह स्तंभ के नाम से इसको जानते हैं। लोहे की लाट या लौह स्तंभ के रूप में इसको जाना जाता है। द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द आयरन पिलर वे आर फ्रॉम ब्रिटिश सोल्जर्स एंड टूरिस्ट्स हु आर विजिटिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जो सबसे प्राचीन इसके प्रमाण मिलते हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स, जो अंग्रेज सैनिक थे, या उस समय के यात्रियों ने जो भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा के लिए आए 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में यात्रा के लिए आए, चाहे वो ब्रिटिश सैनिक रहे हों या वो एक यात्री के रूप में रहे हों, उनके छोड़े हुए प्रमाण ही आज हमारे लिए इसके सबसे प्राचीन प्रमाण हैं। कार्ल स्टीफन in 1876 and Jeff Fleet in 1888 have mentioned that while touring northwestern India। कार्ल स्टीफन 1876 ईस्वी में कार्ल स्टीफन और 1888 में जेएफ फ्लीट ने उत्तर पश्चिम भारत की यात्रा की और उसके बाद यहां पर आकर के इसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा। जेम्स प्रिंसेप wrote the first important article related to the दिल्ली पिलर। सबसे पहले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने दिल्ली पिलर के बारे में, इस दिल्ली स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लेख लिखे। which was published in the Journal of the Asiatic Society of Bengal in 1838।
और जेम्स प्रिंसेप जी के लिखे हुए ये महत्वपूर्ण लेख 1838 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मैगजीन में, वहां की जर्नल में पब्लिश हुए। आफ्टर प्रिंसेप, जनरल ए कनिंघम in 1871 and Dr. Bhavdaji of Mumbai in 1875 threw more light on the 6-line Sanskrit inscription of this pillar. कहते हैं प्रिंसेप के बाद जनरल ए कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 ईस्वी में 1871 में और डॉक्टर भावदाजी ने मुंबई में 1875 में देयर मोर लाइट ऑन द 6-line संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस पिलर। इस पिलर पर जो 6 लाइन के का संस्कृत में एक लेख लिखा था उसके बारे में बंबई में डॉक्टर भावदाजी ने 1875 में और जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में उस लेख के बारे में कुछ बातें लिखी। आगे आप देखें, मैंने दे रखा है कि हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू वी.ए. स्मिथ 1897। आगे चल करके 1897 में 1897 में इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने जो बातें लिखी यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में, इस पिलर के बारे में, वो बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो कि प्रमाणिक मानी जाती हैं और अंततः वी स्मिथ जी की बात ही एक ऑथेंटिक हुई हैं। देखें आप वी स्मिथ ने क्या लिखा। द ग्रेट मॉस्क बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1191 एंड एक्सटेंडेड बाय हिज सक्सेसर्स एंड हिज फेमस कुतुब मीनार आर सिचुएटेड ऑन द साइट ऑफ हिंदू टेम्पल विद इन द बाउंड्री ऑफ द राय पिथौरा फोर्ट। वो लिखते हैं कि 1191 में ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत, एक स्लेव डायनेस्टी के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मुस्लिम पीरियड का पहला शासक था, पहला सुल्तान था, सुल्तान तो उसने अपने को नहीं कहा लेकिन पहला शासक माना जाता है, उसने हिंदू शासक राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था, उनके बनवाए हुए हिंदू मंदिर के एक बाउंड्री के आसपास उसने उन मंदिरों को गिरवा करके राय पिथौरा फोर्ट एक किले का निर्माण वहां पर करवाया और वहीं पर उसने कुतुब मीनार, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करवाई, जिसे आगे चल करके इल्तुतमिश ने पूरा किया था। द साइट इज अबाउट 9 मील्स साउथ ऑफ मॉडर्न दिल्ली। कहना ये जगह आधुनिक दिल्ली से लगभग 9 मील की दूरी पर है, दक्षिण में 9 मील की दूरी पर है और शाहजहानाबाद या उसे मॉडर्न दिल्ली या शाहजहानाबाद कहा जाता है, जो मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया था इस नगर को। अ पार्ट ऑफ इट स्टैंड्स ऑन द लैंड ऑफ द विलेज ऑफ मेहरौली। मेहरौली इसी शाहजहानाबाद का एक भाग है जिसे मिहिरौली या मिहिरपुर कहा गया था। पहले इसको कहते हैं कि मिहिरपुर था, जो आगे चल करके मिहिरौली हुआ और टुडे कॉल्ड मेहरौली, और आज इसको मेहरौली कहा जाता है। यानी मिहिरपुर था, फिर आगे चल के मिहिरौली हुआ और आज ये मेहरौली के नाम से जाना जाता है। द आयरन पिलर इज सिचुएटेड ऑन द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क। ये आयरन पिलर, ये लौह स्तंभ इसी मस्जिद के, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई, हिंदू मंदिरों को गिरवाकर बनवाई गई मस्जिद थी, कह रहे हैं इसी मस्जिद के घेरे में, इसी मस्जिद के एक बाउंड्री के अंदर, इसी बरामदे में स्थित है। अबाउट 10 yards अवे फ्रॉम इट्स ग्रेट आर्चेस। और ये लगभग इस मस्जिद कह रहे हैं कि लगभग 10 yards 10 कदम की दूरी पर ही स्थित होगा। The total length from the highest part of the pillar capital to the lowest part of the basin 23 feet 8 inches. Correct? Total length from the highest part of the pillar capital to the lower part of this face is 23 feet 8 inch. करें कि जमीन से ये पिलर टोटल 23 फीट 8 इंच ऊंचा है। यानी इस पिलर की लंबाई जमीन से अगर देखी जाए, बेस से देखी जाए, बिल्कुल जमीन से अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो कहा जाता है कि 23 फीट 8 इंच ऊंचा पिलर है। और आप देख सकते हैं कि उस मस्जिद का एक रिमेंस यहाँ पर है, जो हिंदू मंदिर को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, और इसी कोर्टयार्ड, इसी बाउंड्री के भीतर ये पिलर लगा हुआ है। इसके खंडहर, इस मस्जिद के खंडहर आज भी मौजूद है और इसी के पीछे कुतुब मीनार दिखाई देता है। तो ये पिलर 23 फीट 8 इंच ऊंचा है। 22 feet is above the ground
and only 1 feet 8 inches is underground. कह रहे ये पिलर 22 फीट लगभग जमीन से 22 फीट ऊंचा है, टोटल इसकी लेंथ 23 फीट 8 इंच है और जमीन से 22 फीट ऊंचा है, एंड ओनली 1 फीट 8 इंचेस इज अंडरग्राउंड, और जमीन के भीतर कह रहे हैं केवल ये 1 फीट 8 इंच गहराई में गड़ा हुआ है। और ये आप देखें, नजदीक से देखें तो ये मेहराब जो उस मस्जिद की मेहराब बनी हुई जो आर्च है, इससे मुश्किल से जो पीछे लिखा मिला है 10 कदम की दूरी पर ये स्थित होगा। आप दिल्ली जाएं तो ये आज भी यहाँ पर स्थित है। इट्स एस्टिमेटेड वेट फॉर इज मोर देन 6 टन, और कहते हैं कि इसका वजन लगभग 6 टन के लगभग है। इसका वजन, इस पूरे लौह स्तंभ, लोहे के बना हुआ स्तंभ का वजन लगभग कह रहे हैं 6 टन के आसपास है। द लोअर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 16.4 इंचेस। इसका जो लोअर डायमीटर है, जो इसके नीचे का व्यास है, चौड़ाई है इसका जो व्यास है नीचे का, करें लगभग 16.4 इंच है। एंड द अपर डायमीटर इज 12.05 इंचेस, और जो ऊपर का डायमीटर है, ऊपरी का हिस्से का व्यास है, ये लगभग 12.05 इंच है। एंड इट्स रिडक्शन इज 0.29 इंचेस पर फीट, और कहते हैं कि ऊपर नीचे से ऊपर को जाते हुए ये 0.29 फीट पर फीट 0.29 इंच कम होता चला गया है। ये रिडक्शन इसका जो हुआ, जो कम हुआ है, ये 0.29 फीट है। द पिलर कैपिटल इज बेल शेप्ड एंड इट्स हाइट इज 3.5 फीट। जो पिलर का ये कैपिटल है, ये जो ऊपर का ये देखें, ये जो हिस्सा है ऊपर का, ये बेल शेप्ड है, घंटाकार में है, घंटे के आकार में है। एंड इट्स हाइट इज 3.5 फीट, और कह रहे हैं इस बेस की ऊंचाई, इस कैपिटल की ऊंचाई 3.5 फीट के लगभग है। द बेस ऑफ द पिलर इज 2 feet 4 inches इन डायमीटर, और इस पिलर का जो बेस है, यहाँ जो इसके निचला का हिस्सा है, उसका 2 फीट 4 इंच, इसका व्यास लगभग 2.5 फीट के आसपास है। 2 फीट 4 इंच के लगभग इसका व्यास है, जो इसका बेस है। बाय कनिंघम, जनरल कनिंघम मानते हैं कि दिस आयरन पिलर वाज इरेक्टेड एट द प्रेजेंट लोकेशन बाय भीलन देव और अनंगपाल, द फाउंडर ऑफ द तोमर डायनेस्टी। जनरल कनिंघम मानते हैं कि तोमर राजवंश के जो संस्थापक थे, जिन्हें अनंगपाल या बिलन देव कहा जाता था, ये आयरन पिलर उन्हीं के द्वारा यहाँ पर गड़वाया गया होगा। यानी तोमर राजवंश के संस्थापक अनंगपाल द्वारा माना जाता है कि ये पिलर उन्होंने ही यहाँ पर लगवाया था। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यू टू दिस लूज की और लूज पिलर द एंशिएंट सिटी गॉट इट्स नेम दिल्ली और दिल्ली। ये विश्वास किया जाता है, ये मान्यता है कि एक कहानी मिलती है इसके पीछे कि अनंगपाल ने इस पिलर को खुदवाया और माना गया कि नीचे ये शेषनाग के उस पर है, तो उसमें किसी साधु ने उनसे बताया था इस पिलर को न निकलवाना, और उन्होंने इसको खुदवा लिया। तो शेषनाग के ऊपर मान्यता थी कि उसके ऊपर गड़ा हुआ है, और इसका बेस जिन्होंने जब नीचे का हिस्सा देखा तो उसमें से काफी खून लगा हुआ था, काफी ब्लड लगा हुआ था, तो उनको पछतावा हुआ और इस पिलर को उन्होंने फिर वहां पर गड़वाना चाहा। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी ये पिलर ढीला रह गया, और कहते हैं कि ये देखें आप यहाँ लिखा है लूज की और द लूज पिलर। इस पिलर को किल्ली कहा गया। तो कहते हैं कि ढीली किल्ली या ढीले पिलर के आधार पर एंशिएंट सिटी, ये प्राचीन शहर का नाम ढिल्ली और दिल्ली पड़ गया। ढिल्ली किल्ली या किल्ली ढिल्ली, कहने ढीली किल्ली के आधार पर इस जगह का नाम ढिल्ली पड़ गया, और ढिल्ली से दिल्ली हुआ और आगे चल करके दिल्ली हो गया। कहने दिल्ली नाम पड़ने का एक ये पुराना कारण हो सकता है। इस पिलर को ये आधार माना गया है। ये वहां पर स्थानीय लोगों की मान्यता है, और कहानियों में भी इस मान्यता को आधार दिया गया है। आगे देखिए इंस्क्रिप्शन। अब इस सब लेख के जो लेख है उसके बारे में जो बात की गई थी। There are many inscriptions engraved on the iron pillar of Delhi. दिल्ली के इस लौह स्तंभ पर बहुत से अभिलेख लिखे हुए हैं। The 6 line संस्कृत inscription, 6 लाइन का संस्कृत का लिखा हुआ लेख engraved on its upper part is very important and the oldest। कह रहे हैं 6 लाइन में लिखा हुआ, इसके ऊपरी हिस्से में जो लेख लिखा हुआ है ये सबसे पुराना है और बहुत महत्वपूर्ण लेख है। ये 6 लाइन में आप देखें, ये 6 लाइन में लिखा हुआ लेख है। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन और 6वीं लाइन। कह रहे हैं सबसे पुराना लेख है और बहुत महत्वपूर्ण लेख है। दिस इंस्क्रिप्शन इज इन द ओल्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कह रहे हैं ये लेख
पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है ऑफ द गुप्ता पीरियड, जो लिपि गुप्ता शासन काल में चलती थी। गुप्त साम्राज्य के शासन काल में जो लिपि चलती थी, करें उसी पुरानी ब्राह्मी लिपि में ये लेख लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फ्लीट के अनुसार दिस मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। उनकी मान्यता है कि ये स्तंभ गुप्त शासन काल में लगवाया गया होगा। द बॉटम लाइन, ये इस लेख को गुप्त शासन काल में लिखवाया गया है, उनकी मान्यता है अकॉर्डिंग टू फ्लीट। डॉक्टर फ्लीट मानते हैं द बॉटम लाइन ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज एट हाइट ऑफ 7 feet 2 inches फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द पिलर। कहने जो लेख का जो निचला हिस्सा है, ये जो सबसे नीचे का लेख है, ये पिलर के प्लेटफॉर्म से 7 फीट 2 इंच की ऊंचाई पर है। 7 फीट 2 इंच के बाद इस लेख को लिखने की शुरुआत हुई। इसका निचला हिस्सा 7 फीट 2 इंच पर है। द इंस्क्रिप्शन इज 2 feet 9.5 inches। कह रहे लेख 2 फीट 9.5 इंच चौड़ा और 10.5 इंच ऊंचा ये लेख है। देयर इज नो डेट मेंशन्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देखें, इस अभिलेख में इस लेख में कोई भी डेट नहीं लिखी हुई है, तिथि विहीन लेख है ये। बट इट मेंशन्स द विक्टोरीज ऑफ पावरफुल किंग। लेकिन यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली शासक की उपलब्धियां लिखी हुई हैं, किंग नेम्ड चंद्रा, और उस पावरफुल किंग का नाम चंद्र लिखा हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर कह रहे हैं चंद्र लिखा हुआ है। उस जो महत्वपूर्ण राजा था उसकी उपलब्धियां लिखी हैं और उस राजा का नाम चंद्र लिखा हुआ है। पूरा नाम नहीं, सिर्फ चंद्र लिखा हुआ उसके नाम में। ये देखें, मैंने इस लेख को पिक्चर में यहाँ पर देने की कोशिश की है। ये लेख है गुप्ता ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, ये मूल लेख है। 6 लाइन में जो वहां पर आपने लेख में देखा, उसी का एक छाप है, उसकी एक छाप है जो यहाँ पर 6 लाइन में लिखा हुआ है। ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन बाय फ्लीट। इतिहासकार जे फ्लीट द्वारा यहाँ पर संस्कृत में इसका ट्रांसलेट किया गया है और फिर इसका ये इसी संस्कृत ट्रांसलेट का ये हिंदी ट्रांसलेट है, हिंदी अनुवाद है। यानी लेख को आप विधिवत उस 6 लाइन के लेख को यहाँ पढ़ सकते हैं। ये गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है, ये जनरल संस्कृत है और ये हिंदी है। आप देखिए यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है, यशो दत्तर्यर्थः प्रतीप मुर्सा शत्रुन सेमत्यागतान वंगे स्ववर्तिनो विलिखिता खड्गेन कीर्ति भुजे। इस तरह से पूरा लेख 6 लाइन का है। और यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है चंद्रावेन, चंद्र सदृश, ये चंद्र नाम लिखा हुआ है। और इसका अर्थ यहाँ पर देखिए हिंदी में आसानी से आप इस लेख का अर्थ पढ़ सकते हैं। जिसकी भुजा पर वंग देश में संयुक्त रूप से युद्ध में आए हुए शत्रुओं को अपने पौरुष से पीछे की ओर खदेड़ते हुए तलवार द्वारा कीर्ति अंकित की गई। उस चंद्र शासक की एक बहादुरी, उसकी प्रशस्ति लिखी हुई है। पहली लाइन। दूसरी लाइन, जिसने सिंध नदी के 7 मुखों को पार कर युद्ध में वाहलिकों को जीता, जिसके शौर्यनील से दक्षिणी महासागर आज तक सुवासित है। यानी सिंध नदी के 7 मुखों सप्त सैंधव प्रदेश को पार करके जिसने बाहलिकों को यानी बल्ख प्रदेश को जीत लिया और जिसके प्रताप से दक्षिण महासागर यानी दक्षिण में भी उस सम्राट की बहादुरी के प्रमाण दक्षिण में भी मिलते हैं। श्रांत सा होकर और पृथ्वी को छोड़कर वो अपने कर्म से अर्जित अन्य लोक को गया, किंतु अपनी कीर्ति से इहलोक में स्थित है। इस लाइन से प्रमाण है कि ये लेख उस राजा की, उस चंद्र शासक की मृत्यु के बाद, उसके स्वर्गवासी होने के बाद उसकी कीर्ति में लिखाया गया था। विशाल वन में शांत रूप स्थित दावानल की भांति जिसने शत्रुओं का संपूर्ण विनाश किया, उसका यत्नावशेष रूपी महान प्रताप आज तक पृथ्वी पर शेष है। उसी चंद्र शासक के बारे में है कि उसने इस तरह से प्रताप अर्जित करके वो स्वर्गलोक को गया, लेकिन पृथ्वी पर उसकी कीर्ति आज भी अमर है। 5वीं लाइन में देखें, अपनी बाहुओं द्वारा अर्जित दीर्घ काल तक पृथ्वी पर एकाधिराज्य प्राप्त करने वाले चंद्राख्य, चंद्र नाम के, यहाँ चंद्राख्य, चंद्र नाम के चंद्र सदृश मुखश्री धारण करने वाले यानी चंद्र नाम वाले और चंद्रमा के समान कीर्ति जैसी मुख वाले। 6वीं लाइन में, राजा द्वारा भक्ति पूर्वक विष्णु का ये विष्णु ध्वज स्तंभ विष्णु पद पर्वत पर स्थापित किया गया। कहते चंद्र नाम के राजा द्वारा जो विष्णु का भक्त था और विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्तंभ के रूप में ये स्तंभ स्थापित किया गया। यानी इस स्तंभ को विष्णु ध्वज स्तंभ कहा जा सकता है और उस जगह को जहां पर स्थापित किया गया विष्णु पद पर्वत कहा गया है। इसी को आधार बनाकर कुछ इतिहासकारों ने माना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये स्तंभ इस जगह पर नहीं था,
मूल रूप में ये विष्णुपद पर्वत पर स्थित रहा होगा। और ये विष्णुपद पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में सभी इतिहासकारों के अलग अलग अपने मत हैं। उस पर आज यहाँ पर मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा कि विष्णुपद पर्वत कहाँ पर है। कुछ लोग मानते हैं कि हरिद्वार में है, कुछ लोग कहीं मानते हैं। और ये माना जाता है कि यह अभिलेख यहाँ पर तोमर शासक अनंगपाल द्वारा या फिर गुप्त शासक द्वारा या किसी के द्वारा यहाँ पर लगवाया गया होगा आगे चल करके। लेकिन सभी इतिहासकार के अलग अलग अपने मत हैं, उन मतों को मुझे यहाँ नहीं देना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ इस अभिलेख के बारे में और इस अभिलेख पर लिखे हुए लेख के बारे में बात करने की कोशिश की है। ये अभिलेख मूल रूप से कहाँ था, विष्णुपद पर्वत कहाँ पर था, इस पर अलग से एक रिसर्च हो सकता है और सभी इतिहासकारों के अलग अलग अपने मत हैं। इससे क्लियर है कि वो शासक विष्णु का भक्त था और वो वैष्णव उपासक था और विष्णु ध्वज स्तंभ के रूप में इसने इस अभिलेख को लगवाया था। आगे देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चंद्र। इस स्लाइड में मैंने इस चंद्र नाम की पहचान करने, जिन इतिहासकारों ने अलग अलग चंद्र नाम की पहचान की है उनके बारे में संक्षेप में मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। देखिए, देयर इज नो डेट मेंशन्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन। वही जो पीछे लाइन लिखी हुई थी कि इस अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, तिथिविहीन लेख है। बट इट मेंशन द विक्टोरीज ऑफ पावरफुल किंग नेम्ड चंद्रा, और शक्तिशाली शासक चंद्र का लेकिन नाम इसमें लिखा हुआ है। H.C. सेठ, Harishchandra Seth identifies this Chandra with Chandragupta Maurya, but Chandragupta Maurya was not a follower of Vaishnav faith. आप देखें, सभी इतिहासकारों ने अलग अलग चंद्र नाम के शासकों से इस चंद्र नाम को जोड़ने की कोशिश की है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक सभी चंद्र नामधारी शासकों से इस अभिलेख को जोड़ा गया है। किस इतिहासकार ने किस शासक को इस अभिलेख के चंद्र से जोड़ा है उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया है। जैसे H.C. सेठ मानते हैं कि यह चंद्र नामक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वाज नॉट अ फॉलोअर ऑफ वैष्णव फेथ। जैसा कि हम लोग मौर्य शासक के बारे में पढ़ चुके हैं मौर्य वंश में, वहां पर आप देखें कि सीधी सी पहली लाइन है में इस बात को डिनाई किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णव धर्म का उपासक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म को का अनुयायी था और अपने जीवन के अंतिम समय में वो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। दूसरी लाइन है H.C. राय चौधरी की। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी हैज आइडेंटिफाइड दिस किंग विद चंद्रांश। डॉक्टर H.C. राय चौधरी इस चंद्र राजा को चंद्रांश से जोड़ते हैं और वो चंद्रांश नागवंशी शासक है, मेंशन्ड इन द पुराणास। ये चंद्रांश पुराणों में स्थित नागवंशी शासक है, जिसको H.C. राय चौधरी मानते हैं कि इस लौह स्तंभ का चंद्रांश ही है। लेकिन जैसा कि आपने पीछे अभी उस लौह स्तंभ के राजा की चंद्र शासक की उपलब्धियां पढ़ी, उससे लगता है कि चंद्रांश बहुत ही एक छोटा शासक था। ना तो बाहलिक तक उसने जीता था, ना तो दक्षिण में उसके विजय के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह से उसके बारे में वो एक छोटा सा मामूली राजा था चंद्रांश। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चंद्रांश की उपलब्धियां लौह स्तंभ के चंद्र की हो सकती हैं। नेक्स्ट, हरप्रसाद शास्त्री had described this king as चंद्रवर्मा ऑफ सुसुनिया वेस्ट बंगाल इंस्क्रिप्शन। हरप्रसाद शास्त्री जी ने सुसुनिया, पश्चिम बंगाल के सुसुनिया लेख में स्थित चंद्रवर्मा नाम के शासक को इस चंद्र से जोड़ते हैं। इसके साथ यही बातें कही जा सकती हैं कि सुसुनिया का चंद्रवर्मा, सुसुनिया लेख स्थित चंद्रवर्मा मेहरौली स्तंभ के चंद्र के नाम का कोई इतना बड़ा प्रतापी राजा नहीं था। वो एक मामूली शासक था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो मेहरौली के स्तंभ का चंद्र नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू आर.सी. मजूमदार, इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार हैज डिस्क्राइब्ड चंद्र विद कुषाण किंग कनिष्क। रमेश चंद्र मजूमदार जी ने कुषाण शासक कनिष्क के साथ इस मेहरौली स्तंभ के चंद्र को जोड़ा है और उनका मानना है कि कनिष्क का कुछ अभिलेखों में, कुछ सिक्कों पर कनिष्क को चंद्र कनिष्क कहा गया है, इसलिए वही चंद्र हो सकता है। बट वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट कनिष्क वाज अ बुद्धिस्ट। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था एंड हिज किंगडम डिड नॉट एक्सटेंड टू द साउथ। और कनिष्क का राज्य दक्षिण में बिल्कुल नहीं था। उसका राज्य उत्तर में तो था, पेशावर तक था उसका राज्य, पेशावर उसकी दूसरी राजधानी थी, लेकिन दक्षिण में उसका कोई राज्य होने कोई प्रमाण नहीं मिलता है। Some scholars like Fleet, J.F. Fleet, S.K. Iyengar, Basak have called Chandra as Chandragupta first, but this is also इन शासकों ने, इन विद्वानों ने, जिसमें J.F. Fleet हैं, S.K. Iyengar हैं, बसाक जी हैं, इन लोगों ने
मेहरौली के चंद्र शासक को गुप्तवंशी चंद्रगुप्त फर्स्ट से जोड़ा है, but this is also inconsistent because the kingdom of Chandragupta first was very narrow। जैसा कि हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अभी इस चैनल में एक वीडियो में चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि उसका शासन बहुत छोटे एरिया में था, मात्र मगध राजवंश, मगध के आसपास ही उसका राज्य था, दक्षिण में तो उसका राज्य था ही नहीं, और ना ही वो सिंधु के सातों नदियों को पार करके बालिक तक उसके जीतने का कोई प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से किन किन इतिहासकारों ने चंद्र नाम को किन किन शासकों से जोड़ने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर दिया, और लगभग सभी ये डिनाई किए जा सकते हैं कि ये चंद्र नाम इन शासकों से नहीं जोड़े जा सकते। आगे देखें, चंद्र एंड चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। अब इस चंद्र को, मेहरौली के लेख के चंद्र को गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के साथ जोड़ा जाए तो बिल्कुल ठीक सटीक बैठती है। आफ्टर केयरफुली studying the lines of the Mehroli inscription, we come to know about the following main achievements the ruler named Chandra। कह रहे हैं अगर सावधानी के साथ मेहरौली लेख के लाइन को पढ़ा जाए तो निश्चित है कि हम इन उपलब्धियों को देखें कि उसमें क्या लिखी हुई हैं। उसमें चंद्र की ये उपलब्धियां लिखी हैं। He defeated a confederation of enemies in the battlefield of Bengal। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चंद्र ने शत्रुओं के समूह को, बंगाल से आए हुए शत्रुओं के समूह को विजित कर लिया था, उनको जीत लिया था। यानी बंगाल के युद्ध क्षेत्र में उसने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था। पहली लाइन है, उसका भावार्थ है उस लेख की लाइनों का। दूसरा है, हैविंग क्रॉस्ड द सेवन माउथ्स ऑफ द इंडस ही कॉन्कर्ड द बाहलिक्स। सिंधु के सातों मुखों को पार कर उसने बाहलिकों को जीता था। ये सिंधु के सातों मुखों का मतलब सिंधु की 7 नदियां हैं, जिसमें इंडस, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास और दक्षिण की एक कुभा या काबुल को माना जाता है। ये सातों मिलकर के सिंधु के 7 मुख कहा जाता है। अगला है, हिज फेम स्प्रेड अक्रॉस साउथ इंडिया। इस चंद्र शासक की दक्षिण भारत में भी ख्याति फैली हुई थी। और चौथा भावार्थ उस अभिलेख का जो आपने पीछे पढ़ा है, ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो भगवान विष्णु का भक्त था। दक्षिण भारत में उसकी ख्याति फैली थी, बाहलिकों को जीता था सिंधु नदी को पार करके, और बंगाल से आए हुए शत्रुओं को हराया था। करें इन चारों उपलब्धियों, इन सारी उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो सारी उपलब्धियां चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से मेल खाती हैं। जैसे अगर आप देखें एक एक लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें मैं भावार्थ में संक्षेप में आपसे बताना चाहूंगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से पता चलता है कि उसने चंद्रवर्मा को हराकर बंगाल का पश्चिमी भाग, जहां बांकुड़ा जिला स्थित है, उसको जीत लिया था। पहली लाइन पर आप ध्यान दें। कुमारगुप्त प्रथम के लेखों से पता चलता है कि उत्तरी बंगाल पर भी उसका अधिकार था। कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त के बाद उसने राज्य किया, और यहाँ पुंड्रवर्धन गुप्तों का एक प्रांत था, यानी भुक्ति था पुंड्रवर्धन। और ये पता चलता है कि कुमारगुप्त फर्स्ट ने कोई विजय नहीं की थी। ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल लॉजिक है कि उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र चंद्रगुप्त सेकंड नहीं जीत करके अपने राज्य में मिलाया होगा। इसीलिए ये उपलब्धि अभिलेख की पहली लाइन में लिखी हुई है। आप दूसरी लाइन पर ध्यान दें। समुद्रगुप्त के समय गुप्तों की पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर 5 राज्य थे। समुद्रगुप्त का आपने वीडियो देखा होगा, वहां पर मैंने उसके सीमावर्ती प्रदेशों का जिक्र किया है, जिसमें 5 राज्य उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर समतट, डवाक, कामरूप, करतारपुर और नेपाल का जिक्र किया है। और वहां पर है कि उन सीमावर्ती राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता मान ली थी। संभवतः रामगुप्त के शासनकाल में, जो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा हुआ, उसके शासनकाल में ये स्वतंत्र हो गए हों, ये सारे राज्य स्वतंत्र हो गए होंगे और उन्होंने अपना एक संघ बना लिया होगा और इसी संघ को चंद्रगुप्त ने परास्त किया होगा, हराया होगा। और यही जिक्र मेहरौली के लेख में उस संघ के बारे में है। पहली लाइन की ही बात अभी हो रही है। उसके बाद सातों ये इंडस बाहलिक की आप चर्चा करें। बाहलिक का अर्थ कुछ इतिहासकार कहते हैं बैक्टीरिया से है और कुछ कहते हैं बैक्टीरिया से बिल्कुल नहीं है। भंडारकर महोदय ने, इतिहासकार भंडारकर ने रामायण और महाभारत के कुछ प्रमाण दिए हैं और उनसे सिद्ध किया है कि बाहलिक जो प्राचीन काल में पंजाब की व्यास नदी के आसपास के क्षेत्र को बाहलिक कहा जाता था। उन रामायण और महाभारत के प्रमाण में उन्होंने बताया है, प्रमाण देकर के, कि बाहलिक क्षेत्र बल्क या बैक्टीरिया नहीं है। पंजाब के आसपास क्षेत्र को रामायण और महाभारत के समय में बाहलिक कहा जाता था।
और यहाँ पर इस एरिया को, इस क्षेत्र को चंद्रगुप्त सेकंड ने, इस क्षेत्र में वहां की जनजातियों को जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त सेकंड को ही जाता है। तीसरी लाइन देखें, इस फेम स्प्रेड अक्रॉस साउथ इंडिया। उस शासक का दक्षिण भारत में उसकी कीर्ति फैली हुई थी। आपने चंद्रगुप्त सेकंड का वीडियो देखा होगा, वहां पर आपने देखा है कि चंद्रगुप्त ने अपने बेटे की शादी कुंतल शासक, कुंतल कर्नाटक के कुंतल नरेश काकुत्स वर्मा की बेटी से किया था। और कालिदास ने लिखा है कि कुंतल नरेश ने अपना राज्यभार चंद्रगुप्त के ऊपर सौंप करके भोग विलास में मग्न हो गए हैं। यानी कालिदास के ग्रंथ से लगता है कि कुंतल कर्नाटक, आज जहां पर उसे कुंतल कहा जाता था, वहां के शासक चंद्रगुप्त की अधीनता मानते थे। यानी दक्षिण के राज्य में भी उसकी, इस चंद्र शासक की ख्याति फैली हुई थी, चंद्रगुप्त सेकंड की ख्याति फैली हुई थी। ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो वैष्णव का भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था। यह आपने चंद्रगुप्त सेकंड की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा है कि अभिलेखों में चंद्रगुप्त की कई नाम थे, देव, और उसकी उपाधि थी परम भागवत। और परम भागवत का अर्थ होता है भगवान विष्णु का परम भक्त। तो इफ वी अप्लाई, आप देखें इस लाइन, इफ वी अप्लाई द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स इन फेवर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, देन दे आर, इट सीम्स कंप्लीटली लॉजिकल। अगर इन सारे चंद्र की उपलब्धियों को चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के साथ जोड़ा जाए तो निश्चित है कि वो ये पूरी उपलब्धियां बिल्कुल तर्कसंगत है और लॉजिक है कि मेहरौली के स्तंभ का लेख में लिखा हुआ चंद्र गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ही है। आफ्टर, अंतिम लाइन देखें, आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द एविडेंस अवेलेबल इन दिस रिगार्ड इट सीम्स मोस्ट लॉजिकल एंड सेटिस्फैक्टरी इट एक्यूट चंद्र ऑफ मेहरौली इंस्क्रिप्शन विद चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अगर सारे तर्कों को सही ढंग से देखा जाए तो निश्चित है कि मेहरौली स्तंभ के लेख में लिखा 6 लाइन का लिखा हुआ लेख, उसमें चंद्र की जो उपलब्धियां हैं, निश्चित वो चंद्र गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही है। लगभग सभी इतिहासकारों ने इस बात को माना है, कुछ मेजॉरिटी मानती है, बाकी किन इतिहासकारों ने किसके साथ जोड़ा मैंने पीछे दिया है, लेकिन इतिहासकारों का बहुमत कहता है, मेजॉरिटी कहती है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ही है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, इनके इसमें लिखे हुए लाइंस को पढ़ा होगा, और मैंने इन अभिलेखों को, इन लेख को अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की, और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इस मेरे चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, नए नए रिसर्च के साथ, अद्भुत भारत के गौरव के साथ मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। थैंक यू, नमस्कार।